पीटीआई ये कह रही है, जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमत इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में इलेक्शन होते रहे, भाई कराची में कौन सा सैलाब है और सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहा है। आप फौज लगा दें, अच्छा फौज मसरूफ है, आप एफसी लगा दें। आप लोगों का काम क्या है इलेक्शन कमीशन का? हद हरामी की इंतहा। बल्दियाती इलेक्शन पर हसन खावर साहब क्या कहेंगे आप? कराची का इलेक्शन फिर मुलतवी हो गया। ये सारे इस वक्त जो है ना इलेक्शन से भाग रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लेंगे। खुर्रम साहब, ये जो पीडीएल होती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका तयन करना क्या ओगरा का काम होता है या फिर वजारत खजाना? जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये फेडरल एम्बिट में आती है। इसको बढ़ाने से जो टारगेट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट्रोल की प्राइसेस पे, जो बढ़ाई जाती है और कमी भी इससे आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और ताज़ा खबर ये आई है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो बड़ा अहम इजलास चल रहा था उसका फैसला आ गया है और बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला कराची में होना था उसको मुलतवी कर दिया गया। 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए, कराची के भी NA की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और फाफिन ने रिपोर्ट दी कि ये बड़े पुरअमन एहतजाज मजमूई तौर पर रहे। कुछ चंद एक नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि उनको कोई बड़े वाक़यात कहा जा सके। तो 35% इसका टर्न आउट भी रहा। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आना और फिर इस फैसले में जवाब बनाया गया वजारत दाखिला के ख़त को, जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के, रेंजर्स के और FC के जवान देने से इनकार कर दिया था, चूँकि वो सैलाब की जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो ये बड़ा अहम मामला है। अब इस पर रद्द-ए-अमल आया जमात इस्लामी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूँकि दोनों जमातें चाहती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द हों ताकि कराची की लोकल गवर्नमेंट बन सके और कराची को भी एक मेयर मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम और मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान ने, चेयरमैन इमरान खान ने तमाम नशिस्तें एक NA 237 के अलावा जीत ली। अब उनको कोई एक नशिस्त रखनी है, बाकी नशिस्तें खाली करनी है, कितने दिन में वो खाली करनी है और फिर जब वो खाली हो जाएंगी फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो क्या वो फिर कैंडिडेट बन सकते हैं? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो आज इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने का और फिर उसकी मुद्दत कोई सामने नहीं आ रही कि कब तक वो दोबारा इनेकाद उनका हो सकेगा, तो उस फैसले पर आप क्या कहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है, ये हुकूमत की कमजोरी है? इसमें सब है, गवर्नमेंट है वो मुकामी बात नहीं, इलेक्शन को भी देते कमर साहब आपकी नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तर्जकार अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमीर, प्रोग्राम के लिए आपने भी वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर पहले आप भी चलें कमेंट कर दें। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है और PTI ये कह रही है, जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमत इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों, चूँकि आगे का मंजरनामा इन्हें नज़र आ रहा है। तो वाकई इन जमातों का एक क्लेम सही है? मैं समझता हूँ सिर्फ सही नहीं है, ये बिल्कुल मबनी पर सदाकत है। देखें, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 140 है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसमें मुकामी हुकूमतों के क़याम के बारे में कहा गया है। और मुकामी हुकूमतों का सिर्फ ये नहीं कि आपने वहाँ इलेक्शन करवा देना है खानापुरी के लिए, बल्कि आपने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी देनी है। देखें, ईरान में जिस वक्त अरबाब तेहरान पर बमबारी हो रही थी, जिस वक्त ईरान इराक 8 साल जंग हुई, उस जंग में भी इलेक्शन हुए। गुज़श्ता 43 सालों में 43 इलेक्शन हुए ईरान में, 43। वहां हर साल इलेक्शन चल रहा होता है, यानी लोकल गवर्नमेंट खत्म हुआ, फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोविंशियल है, फिर सेनेट है, फिर नेशनल असेंबली है। 43 सालों में एक इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, एक इलेक्शन लेट नहीं हुआ 43 सालों में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में इलेक्शन होते रहे, एक तरफ जंग थी, दूसरी तरफ इलेक्शन होते थे जब इलेक्शन आता था। ये क्या भांडा किस्म का मजाक है यार, ये क्या नॉनसेंस और स्टूपिड किस्म की लॉजिक है ये जो भी दे रहा है कि भाई सैलाब, भाई कराची में कौन सा सैलाब है और सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहा है। आप फौज लगा दें, अच्छा फौज मसरूफ है, आप FC लगा दें, FC मसरूफ है। रेंजर्स तो पहले ही कराची में है यार, पिछले 30 साल से रेंजर्स कराची में है, कराची रेंजर्स के पास है। आप किसके ऊपर अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं? रेंजर्स पर कर रहे हैं, फौज पे कर रहे हैं, पुलिस पे कर रहे हैं। आप FC मंगवा लें,
जब इलेक्शन होता है तो पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है। इलेक्शन कमीशन खासादार फोर्स मंगवा ले। यार मैं दे दूं तजवीज, मुझसे ले तजवीज, मैं आपको बताता हूं कैसे फोर्स डिप्लॉय करनी। आप लोगों का काम क्या है इलेक्शन कमीशन का? हद हरामी की इंतहा है। और जो अभी रेफरेंस दायर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई ने, जानिबदारी का और नाअहली का, ये बिल्कुल ठीक है। ये साबित कर रहा है ये शख्स अपने आप को कि मैं जानिबदार हूं। सारा साल आप लोगों का काम यह है कि आप तैयारी करें, कहीं पे कोई सीट खाली हो रही है उसका इलेक्शन करवाना है आपने। जब इलेक्शन की बारी आती है आप उसमें जवाब पेश करना शुरू कर देते हैं। ये जो रेफरेंस है इस पर जरा आगे भी चलकर अमीर बात करते हैं। जरा कमर दिलशाद साहब की लाइन कनेक्ट हो गई है, तो कमर दिलशाद साहब ये पहले आप भी इस पर कमेंट कर दें, जो कराची के बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का, और फिर जरा खान साहब वाले मामले पर भी आते हैं क्योंकि वो बड़ा टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये सूबाई गवर्नमेंट सिंध की बदनीति और बदनीति का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गुमराह कुल रिपोर्टें भिजवाई, और इस लिहाज से कि उन्होंने कहा पहले भी उनकी नीयत ठीक नहीं थी, और इसी तरह पंजाब हुकूमत की भी नीयत ठीक नहीं है। उस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 7 दिन का नोटिस दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को। तो अभी तक आपने 4 साल से इसके ऊपर कानून साजी भी कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जब भी करते हर मिनट तक तब्दील कर देते हैं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की तो गुमराह कुल रिपोर्ट भिजवाई, बार बार वो कह रहे थे जी आप मुंतवी करें, अब उन्होंने अपना होम सेक्रेटरी भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी भेज दिया, फिर जो जाली किस्म की जो है रिपोर्टें आ गई कि हमारे पास पुलिस का इंतजाम नहीं है, इंतजाम वो नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनकी रिजेक्ट करना चाहिए था, और उसको रिजेक्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर को अब इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन में उनको तलब करना चाहिए था कि हम 1 साल से कह रहे हैं कि हम इंतखाबात कराएं। कमर साहब थोड़ी सी कता कलामी की माजरत, लेकिन जो आज सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी शर्जील मेमन 1 घंटे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि हमने तो तजवीज़ दी थी इलेक्शन कमीशन को कि 2 मरहले में इस इलेक्शन को करवा लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया वजारत दाखिला और वजारत दिफा के ख़त को, जिसमें कहा गया कि हम इस वक्त फोर्स आपको नहीं अलाउ कर सकते। शर्जील मेमन गुमराह को बयान दे रहे हैं। अब मैं अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके टीवी चैनल के जरिए से, जब शर्जील मेमन और सूबाई हुकूमत जो है ये इंतखाबात करवाने पर तैयार बैठी है, तो आप अपना फैसला वापस ले लें और 23 तारीख को जो है आप इंतखाबात करवाएं। जी अमीर, जी अरबाब, जी अमीर, अरबाब सॉरी मैं आपकी इजाजत से कंवर साहब की मौजूदगी में एक सवाल करना चाहूंगा। कंवर साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहीं भटिंडा में या ब्रुनाई में बैठता है? जो रिपोर्टें आ रही है ये चीफ इलेक्शन मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, रिपोर्टें कैसे बनती है? मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये फैसला गलत है। मैं तो आपके साथ ही खड़ा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसला जो था सिंध गवर्नमेंट का, जो भी आया था, जिस एजेंसी से भी आया था, डिफेंस मिनिस्ट्री से आया था, जहाँ से भी आया था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की खतरे पड़ी हुई है। कंवर साहब, अगर पुलिस नहीं है आपके पास तो आप रेंजर्स को बुला लें, रेंजर्स नहीं है तो आप फौज को बुला ले, फौज नहीं है तो खासादार फोर्स को बुला ले, खासादार फोर्स नहीं है तो लेविस को बुला ले, लेविस नहीं है तो एफसी को बुला ले। 36 फोर्सेस आपने इसमें की हुई है, कितने काम आई? बात करता हूँ, नहीं मुझे अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन को ये मुलतवी नहीं करना चाहिए था, और अब अगर इलेक्शन कमीशन बार बार मुलतवी करा तो मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात को वापस कर दें, कहते हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जैसे माजी में दो जब भी इंतखाबात हुए 98 तक, वो इनकी अपनी इलेक्शन अथॉरिटी होती थी, सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी, वो इंतखाब करवाती थी, इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि वापस कर दें कि हम इंतखाबात नहीं करवाते, ना पंजाब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है ना सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्टेड। 3 महीने के लिए उन्होंने उसको मुलतवी कराया, इंतहाई नामुनासिब फैसला। कमर साहब, जो इल्जाम आज उन पर लगा इलेक्शन कमीशन पर, जो पीपल्स पार्टी ने भी लगाया कि हम तो 2 मरहलों की तजावीज़ दे रहे हैं, उसके बाद तो बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और अपनी पोजीशन को क्लियर करें, पता चले कौम को कि पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम सही है या गलत है, इलेक्शन कमीशन सही है या वो गलत है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए फौरी तौर पर शर्जील मेमन को बुलाए। शर्जील मेमन की तो कोई हैसियत कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर को तलब करें, चीफ मिनिस्टर को तलब करें कि तुम्हारा शर्जील मेमन ये कहता है, और आप हमें इस तरह खत लिखते हैं, आप वजारत दाखिला के जरिए जाते हैं, आप वजारत दिफा का सहारा लेते हैं, तो आपका मिनिस्टर ये कह रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ, ये मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन की मिसाल देनी है। ये 2008 में जब इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन, हमारे 36 होने थे बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जो होते हैं, तो उस वक्त रहमान मलिक ने हमें जरदारी का नाम लिया कि जरदारी साहब ये कहते हैं
कि ये जो इंतखाबात जो हैं, ये जो अपने शेड्यूल दिया है आपने सूबाई अपने ये जो ज़मीनी इंतखाबात का 36 हल्कों में, ये इसको मुलतवी कर दें कोई 1 महीने के लिए। तो हमने कहा चले जरदारी साहब का एहतराम है, नए नए हुकूमत में आए हैं, तो हमने उनके कहने पर 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया। तो इसी रहमान मलिक ने और शीर रहमान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने मुशर्रफ के कहने पर एक्सटेंड किया। जो ही चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनका ये बयान सुना, उसी वक्त ऑर्डर वापस ले लिया कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे, उसी टाइम वापस ले लिया। तो तुमने मुझे खुद फोन कर रहमान मलिक ने मुझे फोन किया था, शीर रहमान ने खुद चीफ इलेक्शन कमीशन ने फोन किया था। तो अब उन्होंने कहा तुम अपने इत्तेफाक हट गए हो, इमीडिएटली उन्होंने इलेक्शन टाइम पे करवा दिया। तो अभी ये अब शर्जील मेमन ये कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से मैं अभी बात करता हूँ आपके प्रोग्राम के बाद कि जनाब आप इमीडिएटली तलब करें बादल शाह को और अपना फैसला वापस ले लें। सही, चलें कमर साहब आप जरूर बात कीजिएगा और अभी साथ ही रहेगा। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा एक सियासी सवाल में अमीर अब्बास से पूछूँ, अमीर ये इसमें क्या सियासी इन्वॉल्वमेंट भी जाहिर है कि इस मामले में है, चूँकि वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब देखते हैं, गो के उनका बराह रास्त कोई स्टेक नहीं है इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में, क्योंकि कराची में मुस्लिम लीग नून ना होने के बराबर है, लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं ये इलेक्शन मुलतवी करवा के, चूंकि इस वक्त मोमेंटम पीटीआई और जमात इस्लामी के साथ है, ये नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड? नहीं, इनडायरेक्टली नहीं भाई, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं यार। अब तो वो एक ही है, अब वो यक जान दो कालिब है, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं वो, और वो बेशर्मी से सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब कोई लिहाज उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम आइन कानून, लोग, मीडिया कोई क्या कहेगा, अब हम हमारे फैसलों पर क्या तनकीद होगी, उनको इस बात की कोई परवाह, वो सब कुछ बालाए ताक रख चुके हुए। चूंकि इस वक्त सियासत किसी उसूल का नाम तो नहीं है, सियासत तो इक़्तिदार के हिर्स का नाम है। इक़्तिदार कायम कैसे रखना है, इक़्तिदार हासिल कैसे करना है। जो बाहर होगा वो हासिल करने के लिए हर हद तक जाएगा, जो इक़्तिदार में बैठा है वो बचाने के लिए हर हद तक जाएगा। सो नून लीग पीपल्स पार्टी तो अब भाई एक है, इस वक्त उनका एक कॉमन हरीफ है, वो इमरान खान है। सही, इमरान खान के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी अब अपने सारे इख्तलाफात बुला चुके हैं। और फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि कल 19 तारीख को पाकिस्तान में इमरान खान नामी कोई शख्स नहीं है, फर्ज कर लें, यही बिलावल होंगे जिनके हाथ में जूता होगा और नून लीग की पुश्त होगी, और नून लीग के हाथ में जूता होगा और पीपल्स पार्टी की पुश्त होगी। सही, ये एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, यही शहबाज शरीफ होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए पॉइंट आपका आ गया, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। अभी एक कमर दिलशाद साहब से एक आखिरी में सवाल कर लूँ। कमर साहब, इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटें जीती हैं, एक उनको अपने पास रखनी है, कितनी मुद्दत में उनको बाकी सीटें छोड़नी होंगी, और फिर उस पर जब बाई इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब क्या दोबारा उस पर कैंडिडेट हो सकेंगे? आइन की आर्टिकल 223 में ये वाज़ा लिखा हुआ है कि अगर एक अपना कैंडिडेट जो है, यानी रिटर्न कैंडिडेट को, अगर वो कौमी असम्बली का मेंबर या सूबाई असम्बली का मेंबर है, अगर वो कई हलकों से कामयाब हो गया है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना एक नशिस्त रखनी पड़ेगी, बाकी नशिस्तें छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ मसला बड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल ये है कि इमरान खान साहब जो है मियाँ वाली के सीट पर ऑलरेडी कौमी असम्बली के मेंबर है, उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ है, और उसी बेस पर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब इसी लिहाज से वो एक सीट रख सकेंगे, मियाँ वाली की सीट है, और बाकी ये 6 सीटों का इलेक्शन जो है, जो हुआ है, मुंतखब हो गए हैं। जो ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसका नोटिफिकेशन करेगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को लिख कर देना पड़ेगा कि जी मैं इन हलकों से दस्तदार होता हूँ। ठीक है, वो दस्तदार होना पड़ेगा। अगर वो दस्तदार होने का नोटिस नहीं देते स्पीकर कौमी असम्बली को, तो स्पीकर कौमी असम्बली उनको ऑटोमेटिक जो है खुद ब खुद उनको जो है वो इमीडिएटली 6 सीटें खाली करार दे देगा, वेकेंट करार देने का एक रूलिंग जारी कर देगा। बड़ी बेहतर आपने वजाहत कर दी कमर दिलशाद साहब, बहुत आपने अच्छी वजाहत कर दी। जो होगा 7 दिन के बाद, तो फिर ये मुश्किल है इमरान खान उस सीट पर इलेक्शन लड़े, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे या इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे वो उनके पेपर को। ठीक है, आपने बड़ा आसान करके समझा दिया और देखने वालों की यकीनन समझ भी आ गया होगा। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। चूंकि PTI NA 237 पर अदालत भी गई है तो उसके पास कोई सबूत है नहीं है। पहले जरा बल्दियाती इलेक्शन पर हसन खावर साहब क्या कहेंगे? आप कराची का इलेक्शन फिर मुलतवी हो गया, आप तो अब ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद सोच रहे थे कि शायद यहाँ भी मार्का मार लेंगे, लेकिन अब आपको मौका मिलेगा नहीं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है ना, जो शख्स भी हुकूमत में शामिल है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम नवाज हो, ये सारे इस वक्त जो है ना इलेक्शन से भाग रहे हैं। और पहले आपको पता है कि जो बाई इलेक्शन है उसके बारे में कितनी दफ़ा ये दरख्वास्त दी गई, अब ये सिंध में है, तो ये आवाम से बचना चाह रहे हैं।
और ये अवाम की अदालत से जितना बचेंगे, ये आप यकीन रखें कि ये अवाम की अदालत से छुटकारा नहीं है। और इनको पता है कि अवाम की अदालत में क्या फैसला होना है और वो फैसला इनके खिलाफ होना है, और ये इस तरह बच रहे हैं। लेकिन कब तक जो है ये खैर मनाएंगे, और इंशाल्लाह जल्द, वो क्या कहते हैं उर्दू में, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लेंगे। बहरहाल मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुलतवी करने के लिए कोई वजह बनती थी, सही। लेकिन बहरहाल अभी तक जितने फैसले इलेक्शन में आपने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हसन साहब, NA 237 में आप लोग ये कह रहे हैं कि धांधली हुई, पीपल्स पार्टी ने वहाँ ठप्पे लगाए, आप अदालत भी चले गए, तो कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई शवाहिद इसके आपके पास हैं? अदालत में साबित कैसे करेंगे इसको आप? जी, हमारे पास सारे शवाहिद हैं, सारे सबूत हैं, और हम अपना केस बड़ी मजबूत बुनियादों पर लेके जाएंगे। इनका ये ख्याल है कि सिंध के अंदर बैठ के ये धांधली के जरिए जो है एक सीट पर कब्जा कर सकते हैं, ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। पूरी पाकिस्तान की अवाम ने अपना फैसला एक बार फिर सुना दिया है, और ये मलीर के अंदर जो कुछ हुआ है, ये भी सारे जो शवाहिद है हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हटा पाते, और उन्हीं के अंडर में आगे ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो ये PTI के लिए फिर काबिल कबूल होंगे? वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे फिर आप लोग? ये है कि हमारा मुतालबा क्या है, हमारा मुतालबा ये है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन हो, और इलेक्शन अगर क्रेडिबल नहीं होगा तो उस इलेक्शन का फायदा नहीं। क्योंकि हम इलेक्शन किस लिए चाह रहे हैं? हम इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए, मुल्क मुस्तहकम हो, सियासी इस्तेहकाम आए और उससे मुआशी इस्तेहकाम आए। अगर एक ऐसा शख्स इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है जिसके फैसले ये चीख कर बता रहे हैं कि वो जानिबदाराना रवैया रखता है और PTI जो है उससे मुतमईन नहीं है, तो उसके अंडर ऐसे इलेक्शन कैसे क्रेडिबल हो सकते हैं? तो इसीलिए हमारा मुतालबा भी है, हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार हो, और फिर वो जो है वो जनरल। और हसन साहब, दर्जन सीटें इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत ली, अब एक सीट वो अपने पास रख सकते हैं। अब कौन सी वो एक सीट अपने पास रखेंगे? इस पर पार्टी में सोच विचार हो गया, खान साहब ने फैसला कर लिया? सीटें रखेंगे, सारी सीटों से इस्तीफे देंगे। देखें, बात ये है, ये हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हमने ये जो साजिश के नतीजे में हुकूमत आई है, हमने इसका पार्ट नहीं बनना, और इसी मौक़िफ़ को लेकर हम आवाम के पास गए। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था। क्योंकि जो वोट देने वाले थे उनको पता था इस बात का कि खान साहब ने असेंबली में नहीं बैठना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में नहीं बैठना चाहती, उसके बावजूद लोग जौक दर जौक निकले हैं। और लेकिन हसन साहब, खान साहब खुद ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़े, वहाँ PTI को शिकस्त हुई मुल्तान में। अब अगर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, आप फिर इस्तीफे दे देते हैं, फिर इमरान खान साहब कैंडिडेट नहीं हो सकते अब PTI के, तो फिर अगर कोई और कैंडिडेट आएगा, किस तरह आप इलेक्शन जीत पाएंगे? चूँकि मुल्तान का नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ ये जो हुकूमत के लोग हैं इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद है, ये इनका बनाया हुआ बयानिया है। ये जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, मैंने आपको पहले बताया कि ये इलेक्शन, इसकी हैसियत और थी। इस इलेक्शन के नतीजे में ना तो हुकूमत बदलनी थी, इस इलेक्शन के नतीजे में ना तो हमने असेंबलियों के अंदर बैठना था। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की अदालत में जाकर ये पूछना था कि क्या आप हमारे साथ हैं, और लोगों ने हाथ उठाकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और हमें वोट दिया और हमें जितवाया। हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है वो किसका वोट बैंक है? वो इमरान खान का है, और जिस शख्स पे इमरान खान हाथ रखेगा वो इमरान खान ही है। तो ये कहना कि अगर खान साहब खुद खड़े नहीं होंगे, कोई और खड़ा होगा, तो रिजल्ट सही। लेकिन हसन साहब, फिर चूंकि कामयाब तरीन कप्तान रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के, और वो अपने आप को टीम सिलेक्शन का भी एक्सपर्ट कहते हैं, तो ये मेहर बानो कुरैशी को मुल्तान में टिकट देना क्या उनकी सियासी गलती नहीं थी? नहीं, देखें, बात यह है कि उस वक्त जो था ये इस सीट का फैसला अलग हुआ था और बाकी 7 सीटों का फैसला अलग हुआ था। अगर एक वक्त में होता तो गालिबन जहां से भी खान साहब ही लड़ते। लेकिन ये है कि उस वक्त जो भी फैक्टर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो उस देख के ये टिकट दी गई थी। लेकिन जाहिर है कि हर इलेक्शन के बाद, चाहे आप जीतें या चाहे आप हारें, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमें हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे थे, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ PTI का उन्होंने दिया। रियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर PTI अदालत जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और 3 हफ्ते पहले मिफ्ता इस्माइल को वजारत ख़जाना से सुबुकदोश किया गया, उनको उनके ओहदे से हटाया गया और लंदन से इसहाक डार को बुलाकर वजारत ख़जाना का कलमदान उनको सौंपा गया और ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि अवामी रिलीफ के लिए बड़े बड़े इक़दाम इसहाक डार करेंगे, और वो अभी तक होते नज़र आ नहीं रहे। इसहाक डार ने आते ही पेट्रोल की कीमत जब 25 रुपये कम हो सकती थी तो उन्होंने सिर्फ 12.5 रुपये कमी का ऐलान किया। उस वक्त भी आवाम को आधे फ़ायदे से 30 सितंबर को महरूम रखा, और अब 16 अक्टूबर को जबकि पेट्रोल की कीमत में
15 रुपये फ़ी लीटर कमी का मार्जिन मौजूद था, तो उन्होंने 14 रुपये 84 पैसे पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर यानी 47% लेवी में इजाफा करके इसको 47 रुपये 26 पैसे कर दिया। IMF से जो मुआहदा है उसके मुताबिक यकम जनवरी को 50 रुपये फ़ी लीटर इस लेवी को लेकर जाना है, लेकिन लगता है कि ये हुकूमत 2 महीने पहले ये टारगेट हासिल कर ले। इसका जवाब इसहाक डार ने क्या पेश किया? इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जो ओगरा से समरी आई थी उसमें तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था, इसलिए उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। खुर्रम शहजाद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, ये जो PDL होती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका तयन करना क्या ओगरा का काम होता है या फिर वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म के पास इसका सौबदीदी इख्तियार होता है? चूँकि इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम लेवी कम करने या बढ़ाने का जो फैसला था वो वज़ीर आज़म किया करते थे। हम इससे पहले के साबिक़ा दौरे हुकूमत में भी देखें तो इमरान खान बराह रास्त ये काम किया करते थे। हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल स्वाबदीद जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तो होती है, क्योंकि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, आप ये इसको अगर हम जहन में ये रखें कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पे टैक्स का आपको पता है कुछ हिस्सा सूबों को जाता है और उसमें जो टैक्स हम इकट्ठा होता है उसका 57% सूबों को जो है वो दिया जाता है। अब उसके अंदर जो है जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये फेडरल जो है वो एम्बिट में आती है, यानी कि ये सूबों का ऐसा नहीं होता। तो इसलिए होता ये कि इसको बढ़ाने से जो टारगेट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट के, वो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट पूरा करती है। अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पेट्रोल की प्राइसेस पे, जो बढ़ाई जाती है और कमी भी इससे आती है। ये एडिशनल टैक्स है इन एडिशन टू सेल्स टैक्स। बट क्योंकि सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने भी, पिछली गवर्नमेंट ने भी कम किया था, ज़ीरो भी किया था, तो उस वजह से पेट्रोलियम लेवी जो है वो IMF के साथ ये तय की गई है कि 50 रुपये तक बढ़ाई जाएगी, तभी जाके आपका 600-650 अरब रुपए का टारगेट सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से होगा, जो 10 से 12% आपका बनता है तकरीबन। तो खुर्रम साहब, जब ये जो IMF की जो शराइत हैं उन्हीं को अगर फॉलो करना है, उन्हीं को साथ लेकर चलना है, तो फिर ये मिफ्ता इस्माइल को हटाना, इसहाक डार को लाना, ये सिर्फ ये एक चेंज ऑफ फेस है, ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए काम किया गया है? इसका फायदा अभी तक क्या हुआ है? आई थिंक देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ऑफ कोर्स ये ज़्यादा पॉलिटिकल ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट हो, क्योंकि मेरिट दो पर्सनालिटीज का अलग अलग डेफिनेटली हो सकता है। कोई बेहतर हो सकता है, कोई किसी अपनी एक की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो सकती है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड इसलिए हैं कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमें एक सेट कंडीशंस का एक पूरा एक टारगेट दिया गया है, उसको पूरा करना है। तो वो चाहे इसहाक डार साहब हों, चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हों, चाहे कोई और हों, उनको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। पेट्रोल की प्राइसेस जो है उन्होंने देखना है कि किस तरह से जो है वो IMF के हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस नहीं, इनफैक्ट लेवी बढ़ानी है ताकि टैक्स का टारगेट पूरा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो है, एक तो हमारे यहाँ रिसेशन आ रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई में इजाफा है, और दूसरा इंटरनेशनली भी रिसेशन आ चुका है। इसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट स्टेज पे जो टैक्सेस होते हैं वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ 50% अनफॉर्चुनेटली 50% का टैक्स कलेक्शन जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे होता है। तो आपकी इम्पोर्ट देखें, आज नंबर आए हैं 30% आपका जो है वो ट्रेड डेफिसिट नीचे, जो कि अच्छी खबर है, ताकि आपके यहाँ जो है डॉलर का आउटफ्लो कम से कम हो। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो है कमाल है, इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं और इसकी प्राइसेस का नीचे आना भी है। अब गवर्नमेंट पास ऑन इसलिए नहीं कर सकती, देखें सीधी सी बात है, IMF प्रोग्राम है, और IMF अगर आप पास ऑन कर देंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, उसको भी हम क्रिटिसाइज करेंगे कि जी देखें। लेकिन खुर्रम साहब चलें, IMF से जो कमिटमेंट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन जब डॉलर डाउन हो रहा है, डॉलर की कदर अगर नीचे जा रही है, आज तो खैर इसमें मामूली इजाफा हुआ है तकरीबन 81 पैसे का, लेकिन इससे पहले मुस्तकिल डाउन हो रहा था इसहाक डार के आने के बाद, उसका फैसला, उसका फायदा भी तो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी क्या वजूहत थी फिर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्टिक्स भी थी और थोड़ा सी स्पेकुलेशन की मार्केट में होती है हमेशा। और इसहाक डार साहब का एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है कि वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। आर्म ट्विस्टिंग इन द सेंस कि ऑफकोर्स अगर बेहतरी के लिए करते हैं तो वो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग इसलिए नहीं की जा सकती कि इस वक्त मार्केट जो है वो स्टेट बैंक के हाथ में जो है वो ये सारा मामला है, और फाइनेंस मिनिस्टर उठ के अब डायरेक्टली ये नहीं कर सकता कि स्टेट बैंक के मामलात में जो है वो इंटरवीन करे। ये स्टेट बैंक को करना चाहिए कि अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे बैंक्स हों, नॉन बैंक्स हों, एक्सचेंज कंपनीज हों, स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए, और हमारे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो। अच्छा खुर्रम साहब, आखिर में बस मुख्तसर खुर्रम साहब बता दीजिएगा, ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर काम किया और उसके बाद अब पाकिस्तान, उम्मीद ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से अब बाहर आ जाएगा, अब सिर्फ शायद फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी होनी है, तो इसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, अगर ब्रीफली आप बता सकें?
देखिए बड़ा अच्छी चीज़ ये होती है कि जब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आते हैं तो आपकी स्क्रूटनी कम हो जाती है, ट्रेड आपका बेहतर होता है, आपकी तरफ जो इन्फ्लोज आ रहे होते हैं और जो जा रहे होते हैं ये थोड़े बेहतर हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी सिस्टमिक हो जाते हैं, टाइमली हो जाते हैं। अब देखें ना, जैसे UAE अब ऐसा ग्रे लिस्ट में चला गया है तो यहाँ से जो भी पैसा पाकिस्तान आता है या कहीं और जाता है तो जहाँ 7 प्रोसेसेस होते थे अब वो 14 प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, बड़ा आसानी हो जाती है। चलें, बहुत आसानी हो जाएगी इससे मुस्तकबिल में। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे माशात हमारे साथ मौजूद थे और बता कि ये अब डॉलर की कीमत का जो कम होना है उसका असर आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। अब लोग पहले ही महंगाई से परेशान है और फिर कराची के लोगों पर मजीद जुल्म ये हो गया कि दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया, यानी अब कराची के शहरियों को दूध फी लीटर 200 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये। आखिर इसकी वजूहात क्या है? जब डेयरी फार्मर से पूछा जाता है, ज़ाहिर वो बताते हैं चारा महंगा है और तमाम तर चीज़ें अब महंगी हो चुकी हैं, फ्यूल महंगा हो गया तो उनका किराया ज़्यादा लगता है। मौक़िफ़ जानते हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब, डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाकिर साहब, ये 1 लीटर दूध जो इस वक्त आप लोग 200 रुपये किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं, आपको ये तमाम खर्चे मिलाकर कितने का पड़ता है और फिर कितना मुनाफा रखकर आप इसको बेचते हैं? असल में जी हम तो अपना मुनाफा इसमें गवर्नमेंट हमें देती ही नहीं है। इस वक्त दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 200 रुपये लीटर है और एंड कंज्यूमर को अब 200 रुपये दिया जा रहा है। इसमें मजीद इजाफा अप्रैल तक किया जाएगा। दूध की कीमतें, मैं आपको बता दूं कि दूध की कीमतों का अख्तियार फार्मर्स के हाथ में नहीं है, ना ही किसी की ख्वाहिशात की बुनियाद पे है। दूध की कीमतों का यकीनन जो ताल्लुक है उसके इनपुट्स की कीमतों से है। जैसे ही इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। और मैं पहले भी बारहा आप लोगों को कहा है, बताया है कि जी देखें, हुकूमत वक्ती या बाजी की जो हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि अजनास के बाय प्रोडक्ट्स ये हमेशा से एक्सपोर्ट करते हैं। तो शाकिर साहब, ये आप लोग 200 रुपये दूध पर खर्चा कर रहे हैं और 200 रुपये इसको बेच रहे हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो गेन वाली बात है। तो फिर आप लोगों के काम चल कैसे रहे? फिर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो दूसरे खर्चे हैं, जो दुकानों का, फार्मर्स का खर्चा है, वो कहाँ से पूरा हो रहा है फिर? यदि मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैं आपका बड़ा ममनून हूँगा। आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए किया तो मेरा मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में आगे जाने दें, ये बात मैं आपको बताऊंगा। जी 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 बताइए। जो बाय प्रोडक्ट्स की अब एक्सपोर्ट के हम मुतामिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने अजनास की बाय प्रोडक्ट्स और जो जरूरी अजनास हैं उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दी हुई है। और पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू गिरने से दुनिया भर का खरीदार पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो गया। मकई के लाखों टन मकई के ऑर्डर पेंडिंग पड़े और यकीनन आप मेरे मवेशी की खुराक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इसका बोझ सारिफ की जेब पे आना है। जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इंपोर्ट यकीनन ड्यूटीज टैक्सीज महंगे डॉलर की बुनियाद पे उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसका जो बोझ है वो सारिफ उठाता है। तो मैं अब अगली बात पे आ जाता हूँ जी। देखिए, एकदम कॉस्ट बढ़ी है, अगर हम एकदम इतनी कीमतें बढ़ाएंगे तो कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम एकदम 50 रुपए लीटर बढ़ा देते तो यकीनन कोई बर्दाश्त नहीं करता। बतदरीज इजाफा होगा तो अप्रैल में या मई में जाके मजीद इजाफा होगा 20 या 30 रुपए लीटर का। दूध की कीमतें 250 रुपए लीटर तक जाएंगे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसका नोटिस ना लिया और अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट। शाकिर साहब, रमजान से पहले भी आप गुफ्तगू हुई थी आपसे, आपको याद होगा, उस वक्त आपने कहा था रमजान की वजह से हमने कीमतें रुकी हुई हैं। उस वक्त 140 रुपए कीमत थी, आपने कहा था 175 तक जाएगी, तो ये 175 से आप तो 200 तक ले गए हैं। 1 लीटर दूध आप लोगों को कितने का पड़ रहा है? इसकी सही कॉस्ट आप बताइए। देखें जी, 1 लीटर दूध इस वक्त हमें पड़ रहा है तकरीबन 195 रुपए लीटर और यकीनन इसमें मजीद बाज दुकानदार जो हैं हमारे 210 रुपए लीटर भी फरोख्त कर रहे हैं। शहर में 200 और 210 रुपए लीटर भी फरोख्त हो रहा है, 220 रुपए लीटर भी फरोख्त हो रहा है। तो यकीनन हम उससे गिनेंगे जो ज्यादातर लोग 200 रुपए लीटर फरोख्त कर रहे हैं उसमें। और देखें, हम देते हैं लीटर के पैमानों से। शाकिर साहब, ये 195 रुपए पर लीटर जो आपको पड़ रहा है, इसमें कौन कौन से खर्चे आपके शामिल हैं? इसमें जी देखिए, एक तो जानवर की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा उसका कंसंट्रेट है, दूसरी उसकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो है। ये 3 चीजें मिलकर दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो जानवर का डेप्रिसिएशन आता है, जो 270 डेज बाद जानवर को स्लॉटर किया जाता है। तो रोजाना का डेप्रिसिएशन जो है तकरीबन 600 या 700। तो शाकिर साहब, ये गवर्नमेंट ने 120 रुपए कीमत क्यों मुकर्रर की हुई है? फिर गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे आप नहीं बता रहे, या उन्हें असली हालत पता है कि इतने खर्चे होते नहीं है, ये कोई 110-115 रुपए लीटर पड़ता है, इसलिए उन्होंने 120 रुपए कीमत मुकर्रर की हुई है? मेरे भाई, आपको इनका ठंडे कमरे में बैठे बाबुओं का आप सबको पता है
ढकी छुपी कोई बात नहीं है। और दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन रेट, डॉलर की ऊंची परवाज और गिरती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना मौक़िफ़ पेश। दूध की फी लीटर कीमत उन्होंने अपनी 200 रुपये बताई, फिर 5 रुपये कम हो 195। अब फैसला आप लोग कर लीजिएगा कि इसमें मजीद कमी भी हो सकती है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।